जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 314 में। आज तारीख है 11 अगस्त और आज से रिलेटेड जो भी करंट के एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से कहते हैं कि जो भी आपसे लास्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब बहुत लोगों ने बहुत सही तरीके से देना शुरू किया। आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा रेलवे संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? उत्तर है हुबली रेलवे संग्रहालय। अब ध्यान देंगे कि रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? मैंने बताया आपको श्री पीयूष गोयल। और हमारे कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। इन्होंने यानी इन दोनों ने हुबली रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, अब ये राष्ट्र को समर्पित करने का मतलब क्या है कि हुबली रेलवे संग्रहालय जो है उसमें रेलवे के शुरू से लेकर अभी तक के चरण अर्थात भाप इंजन से लेकर के और बुलेट ट्रेन तक के पहुंचने के सफर को दर्शाया गया। ठीक है, और इसके तहत हुबली रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब बात आती है कि हुबली और हुगली में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हुगली एक नदी है और हुबली जो है वो एक जगह है। हुगली कहाँ है? कोलकाता में, जबकि हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, तो कर्नाटक की बात जब आती है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? उत्तर है मुंबई। अब ध्यान देंगे कि इसमें होगा क्या कि समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या सभी को सभी महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर महिला यानी लेडीज आइकन बना करके उनकी प्रतिमूर्ति लगाने का काम कौन किया? देश का पहला शहर मुंबई। ठीक है, और यहीं पे एक बंदरगाह भी है। कौन सा? नाहवा सेवा, आपने नाम सुना होगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खोजी पत्रकारिता हेतु एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है नितिन सेठी। अब ध्यान देंगे कि खोजी पत्रकारिता का मतलब क्या होता है। तो खोजी पत्रकारिता या फिर हम उसी को जासूसी पत्रकारिता भी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत आप फैक्ट्स को एक सीक्रेट वे में ढूंढ करके लाते हैं। ठीक, और इसके लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार किसे मिला है? नितिन सेठी को। तो नितिन सेठी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किस एनजीओ ने फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है? उत्तर है नादी फाउंडेशन। और यह है कहाँ? हैदराबाद। अब ध्यान देंगे इसमें हुआ क्या कि 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में यह अवार्ड नादी फाउंडेशन को दिया है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसने दिया है? तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने। ठीक है, कहां प्रदान कराया गया? न्यूयॉर्क में। और किसको मिला? तो नादी फाउंडेशन को मिला। ठीक है, बढ़ते हमने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किस आंदोलन ने फूड सिस्टम विजन पुरस्कार जीता है? उत्तर है FSSAI का ईट राइट इंडिया आंदोलन। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है FSSAI, तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने FSSAI के बारे में पीछे वाले वीडियोज में भी बताया, तो आइए हमारे साथ एक बार इसे रिवाइज करा जाए। ठीक, अब इसको लाया कब गया? तो इसको लाया गया 2011 में, यानी इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 2011 में। लेकिन किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के तहत इसे लाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? ठीक, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वो है अरुण सिंघल। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रीता तेवतिया। ठीक है, इतनी जानकारी आपको प्रश्न संख्या 5 से प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने कितने रक्षा उपकरण आयात पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर है 101। अब आपको पता होगा कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, और इन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए जो 101 छोटे बड़े उपकरण, ठीक है, बाहरी देशों से आयात किया जाता था अर्थात खरीदा जाता था, उस पर प्रतिबंध लगाया। और अब इन
हथियारों का या इन उपकरणों का जो बनाने का काम होगा वो कहाँ बनेगा, अब हमारे खुद देश में ही इस उपकरण को बनाया जाएगा अर्थात डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और आने वाले समय में अभी हाल ही में श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा किया है कि आने वाले समय में हम इन उपकरणों को जो अब तक खरीदते थे हम निर्यात भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि अभी आयात सिर्फ रोकने से देश में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। ठीक, तो जो हम निर्यात करेंगे तो और भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है आत्मनिर्भर भारत, उसे और ज़्यादा बल मिलेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। फीचर फोन के मार्केट शेयर में सबसे पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? उत्तर है सैमसंग। अब सैमसंग की बात जब आई है तो सैमसंग की स्थापना या फिर सैमसंग को लॉन्च कब किया गया था? 1 मार्च 1938 को। कहाँ पे? साउथ कोरिया। तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? ली ब्योंग चुल। कौन है? ली ब्योंग चुल। और चेयरमैन कौन है? ली कुन ही। कौन है? ली कुन ही। तो फाउंडर है ली ब्योंग चुल और चेयरमैन है ली कुन ही। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरह। पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो ध्यान देंगे कि इसकी 6वीं किस्त जारी की गई है। अब इसके बारे में जानते हैं कि 2018 में, ठीक है, यानी दिसंबर महीना 2018 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इसके तहत था क्या कि जो देश के किसान हैं, ठीक है, उनको हर 4 महीने पे 2,000 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त कराई जाएगी। ठीक, जो कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा और साल में ये 3 बार उनको प्रदान कराई जाएगी, अर्थात वार्षिक उनको 6,000 रुपये प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत अब लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ठीक, तो आपने ध्यान दिया कि पहली किस्त दिसंबर के लगभग में आई थी और अभी जो आ रही है वो 6वीं किस्त आएगी। इस किस्त के तहत की राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके तहत यानी 6ठे किस्त में कुल 17,100 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए निकाली गई है। ठीक, और इसके तहत कितने लोग लाभान्वित होंगे? तो आपको पता ही है कि प्रति व्यक्ति को 2,000 रुपये मिलेगा। तो इसके तहत हो गए 8.55 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? उत्तर है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपकी यहाँ पे जैसे ही बात आती है कहाँ की? श्रीलंका की, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के लिए कौन शपथ लिए हैं? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है गोटबाया राजपक्षे। कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और स्टैटिक जीके का प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, तो एक जल डमरू मध्य वो कौन सा है? तो वो है पाक स्ट्रेट। कौन सा? पाक स्ट्रेट। पाक समझ के आप भारत पाकिस्तान नहीं समझेंगे, ये किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, जो कि भारत का जो सबसे नीचे साउथ में श्रीलंका के साइड वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और श्रीलंका के उत्तरी भाग को जोड़ने का काम करता है कौन? पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? वो है एडाप्पडी के पलानी स्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। किस देश के तट पर जापानी जहाज के ईंधन रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? उत्तर है मॉरिशस। अब ध्यान देंगे आप कि पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बलथोक करियर के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में? जापानी बलथोक करियर के रूप में घोषित किया गया। आगे बढ़ेंगे। एमवी वाकासियो मॉरिशस के एक चट्टान पर घिर गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां समुद्र में तेल का रिसाव शुरू हो गया है। ठीक, अब ध्यान देंगे कि मॉरिशस के पीएम कौन है? तो वो है प्रवीण जुगनौथ। कौन है? प्रवीण जुगनौथ। और मॉरिशस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है पृथ्वीराज रूपन। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? तो मॉरिन रूपी है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया? उत्तर है
ओडिशा को। किसको? ओडिशा को। और यहाँ पे रही बात यूनेस्को की, ठीक है, तो यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन मैंने पीछे के वीडियोज में किया हुआ है, ठीक है। और आप उम्मीद करते हैं कि यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में डिफरेंस भी समझ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगले वीडियो में मैं इस चीज़ को ऐड कर लूँगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 12 की तरफ। OHE निरीक्षण ऐप किसने शुरू किया? उत्तर है रेलवे ने, ठीक। अब देखिए OHE का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। अब ये करेगा क्या कि ये ऐप जो है वो तकनीकी खामियों के कारण जो ट्रेन में देरी हो जाती थी या फिर लंबे टाइम तक ट्रेन में देरी की वजह से हमें इंतजार करना पड़ता था, उसके गैप को कम करेगा, ठीक है। और एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आ सकता है कि 1 जुलाई 2020 को भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि 100% ट्रेन जो उनका टाइम है उस निश्चित टाइम पर पहुंची थी, ठीक है। और अभी इस फेज में यानी इस दिन टोटल 201 ट्रेनें चलाई गई थी, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है, रेलवे मंत्री तो आपको पता है पीयूष गोयल, लेकिन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं VK यादव। कौन है? VK यादव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस फंड के तहत PM ने वित्त पोषण सुविधा शुरू की है? उत्तर है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ध्यान देंगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा जो हमारी वित्त मंत्री हैं, कौन? निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो कोविड के टाइम में एक पैकेज अलॉट किया गया था 20 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसको नाम दिया गया था आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, ठीक। तो उसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा भी करी गई है। अब उसमें कितनी राशि इसके लिए एलोकेट की गई है, तो ध्यान देंगे कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। और मैं ये जो राशि आपको बता रहा हूँ ये आपके दिमाग पे जरूर रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन सभी योजनाओं की राशि भी पूछ ली जाती है, ठीक। तो आप इस राशि को भी ध्यान में रखेंगे। और इसी फंड के सहयोग से फसल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को क्या किया जाएगा? सुदृढ़ कराया जाएगा, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस संघ ने चीनी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो उत्तर है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। अब ध्यान देंगे कि 9 अगस्त 2020 को यह अभियान, कौन सा अभियान? तो चीनी भारत छोड़ो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। जिसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ये है कि जो भी चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में है, ठीक है, उनको इंडियन मार्केट से बाहर निकालना तथा अपने आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए जो उसकी जगह पे स्वदेशी प्रोडक्ट को लॉन्च कराना, ठीक है, ताकि लोगों का जो विचार है वो स्वदेशी प्रोडक्ट की तरफ मूव करे और हमारे देश से या हमारी बाजारों से जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी दूर चला जाए, जिससे कि भारत के इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान होगी, ठीक है। और वैसे भी चाइना का रवैया हमारे देश के साथ अभी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी वो भी हमारे दुश्मन देश हैं, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से बल्लेबाज हैं? उत्तर है स्टीव स्मिथ। अब ध्यान देंगे आप, ये जो स्टीव स्मिथ हैं ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, ठीक है। और एक इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 23 दिसंबर 2015 को, ठीक, 2014-15 सेशन के लिए स्मिथ को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के नाम पर सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। तो ये ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था? सर सॉबर्स गारफील्ड ट्रॉफी से, ठीक है। तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कौन सा राज्य आवाज से कोरोना टेस्ट करने का प्रयोग करेगा? उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र की जब बात आई है तो आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या
17 की तरफ। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन गठित होंगे, कितना? तो उत्तर है 25%। अब ध्यान देंगे कि इसके तहत गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, ठीक है। तो इसके तहत नई कार जो लेने वाले हैं या फिर जो भी नए कार के लिए पंजीकृत कराएंगे, ठीक, उनके लिए उनका पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स दोनों माफ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कराई जाएगी, जिससे दो फायदा होगा। पहला कि इसके तहत सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, ठीक है, सभी को अपने अपने कामों के लिए रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो हमारे देश का या फिर जिस जगह पे हो रहा है उस जगह का पॉल्यूशन लेवल कम होगा, और पॉल्यूशन लेवल कम होगा तो उस पर जो वित्तीय खर्च होता है वो रुकेगा, ठीक है, जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा ही मिलेगा, ठीक। अब ध्यान देंगे कि इसके लिए दो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं। एक तो केंद्र सरकार की योजना पहले से चल रही है जिसका नाम है, ठीक, फेम इंडिया फेज 2। क्या नाम है? फेम इंडिया फेज 2। और वो भी किस पे चल रहा है? तो वो चल रहा है इलेक्ट्रिक वाहन पे, ठीक है, वो केंद्र सरकार की योजना है। जबकि दिल्ली सरकार की योजना अभी हाल ही में लाई गई है, ठीक है, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। और ये दोनों योजनाएं अलग अलग योजनाएं, ठीक है, और एक ही व्यक्ति इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है। दोनों के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक ही व्यक्ति अगर दोनों को फुलफिल करता है तो उसे ये लाभ प्राप्त कराया जाएगा। जैसे ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति ई रिक्शा लेता है उसे 30,000 का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, जबकि जो व्यक्ति कार जैसे वाहन लेते हैं तो उन्हें 1.5 लाख की राशि सहयोग में दी जाएगी, ठीक है। और इसके तहत 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने का लक्ष्य है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर पीएम ने कौन सा नारा शुरू किया? तो उत्तर है गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है। एक नारा मैंने आपको ऊपर सुनाया, चाइनीज भारत छोड़ो, ठीक है, और एक नारा है गंदगी भारत छोड़ो। तो गंदगी भारत छोड़ो किसने दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में हमारे हैं, ठीक है। इसके तहत उद्देश्य क्या है कि इसके तहत उद्देश्य है कि भारत में स्वच्छता को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और इसका फायदा भी हमें दिखा है कि कोविड जैसी महामारी जब थी तो हमने अपने देश को एक अच्छे स्वच्छता लेवल पे पहुंचाया है, जिससे कि उसके इन्फेक्शन उतने प्रभावी नहीं होते जितने कि अगर गंदगी ज़्यादा होती तो होते। अब एक बात ध्यान भी देंगे कि गंदगी भारत छोड़ो नारा को कब पीएम ने दिया? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लोकार्पण में प्रधानमंत्री जी गए हुए थे और उन्होंने यहीं पर यह नारा दिया। और इसके तहत उन्होंने एक आह्वान भी किया कि 15 अगस्त तक हमें पूरे देश में, यानी देश के हर एक कोने में, ठीक है, इस नारे के तहत स्वच्छता अभियान चलाना है, ठीक है। तो ये जानकारी था आपको आज के डेली डोज से संबंधित। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था, और उसका उत्तर है सुली प्रुथोम, ठीक है। बाकी लोग भी ऐसे ही लिखते रहिए और हमें इंस्पायर करते रहिए, ठीक है। आपके इस कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। अब आज का प्रश्न आपके लिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस प्रश्न को गूगल करें, अपने पास जो साइड नोट्स हैं उसे देखें, वहां से लिखें। साथ ही साथ राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के और कहां तक उनके लिए डेडिकेट किया गया, उन सभी अनुच्छेदों को एक बार पढ़ लें, और हो सके तो उनको, उनमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको लिखने का भी प्रयास आप कमेंट में जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।